हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आप सबका स्वागत करता हूँ इन्फॉर्मेटिव चैट में। इन्फॉर्मेटिव चैट में हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो आम लोगों को जानना ज़रूरी है। आज हम जानेंगे इनकम टैक्स के बारे में कि इनकम टैक्स क्या होता है, उसे सरलता से कैसे समझा जाए। और ये समझाने के लिए हमारे साथ सीए उमेश कोरबकर जुड़े हैं, जो पिछले लगभग 20 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उमेश सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, नमस्ते। सर, हर आम इंसान को इनकम टैक्स के बारे में कई सवाल होते हैं, उसे समझने की उत्सुकता होती है। तो हम इनकम टैक्स को सरलता से कैसे समझें? इनकम टैक्स को प्रत्यक्ष कर भी कहा गया है क्योंकि वो डायरेक्ट टैक्स है। दूसरा टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि जीएसटी माना जाता है। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जहाँ पे आप कोई चीज़ खरीदते हैं कंजम्पशन के लिए या कोई सर्विसेज लेते हैं, तो आप उन डीलर्स को जब पैसा देते हैं इंक्लूडिंग एमआरपी, उसमें जो टैक्स है वो टैक्स सरकार को चले जाता है। वो इनडायरेक्ट टैक्स है, जहाँ पे आपकी जिम्मेदारी सरकार को पूरी तरीके से देने की नहीं है, वो तो डीलर की जिम्मेदारी हुई। तो प्रत्यक्ष कर जो इनकम टैक्स है वो एक इंडिविजुअल ही नहीं, हर कंपनी, हर इनकम अर्न करने वाला, जिसको हम आयकर भी कहेंगे या इनकम को हम आय कहेंगे, वो आय प्राप्त करने वाले की जिम्मेदारी है कि वो टैक्सेस खुद होकर इनकम टैक्स सरकार में जमा करें। ओके सर। सर, ये जो इनकम टैक्स फॉर्म हुआ है, जो इनकम टैक्स एक्ट फॉर्म हुआ है, वो ओवर द इयर्स फॉर्म हुआ होगा। तो इंडिया के इनकम टैक्स फॉर्मुलेशन की हिस्ट्री या जानकारी अगर आप हमें बताएं तो हमें समझने में आसानी होगी। देखिए, हम कई साल तक ब्रिटिश गवर्नेंस के अंडर थे, तो जाहिर है ये इनकम टैक्स वहीं से आया होगा, क्योंकि उनके लिए जब मिलिट्री का खर्चा हुआ करता था तो सर जेम्स विलियम जॉन विल्सन ने 1860 में एक टैक्स लाया था। वो टैक्स ब्रिटिशरों ने फॉर्मुलाइज किया एक्ट के रूप में 1922 को, जिसको इनकम टैक्स एक्ट कहा गया है। इंडिपेंडेंस के पश्चात 1961 में इंडिया ने पहली बार इनकम टैक्स को रीड्राफ्ट किया, जो आज तक एप्लीकेबल है। आने वाले साल में 2025 में हमारी सरकार ने इनकम टैक्स कोड, जो कि फुल्ली रिफ्रेश इनकम टैक्स रहेगा, पेश करने का एस्टीमेट किया। अनुमान लगाया कि 2025 में हम इनकम टैक्स कोड 2025 लेके आएंगे। ओके सर। सर, इनकम टैक्स एक्ट इंडिया के लिए जो है वो 1961 का है, और हमें सब एक्ट्स, कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फॉलो करने पड़ते हैं। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकम टैक्स एक्ट के बारे में कुछ कहा गया है? हाँ, ये इनकम टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की आमदनी है। इसका अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के यूनियन लिस्ट से प्राप्त होती है। तो यूनियन लिस्ट में इनकम टैक्स का जिक्र आया है, और ये टैक्स यूनिफॉर्म है थ्रू आउट इंडिया। पूरे भारतवर्ष में यह इनकम टैक्स सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के यूनियन लिस्ट में इसका रेफरेंस पाया जाता है। ओके सर। सर, कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी को लागू होता है, इंडियन सिटीजन को? हाँ जी। तो क्या हर इंडियन सिटीजन को इनकम टैक्स लागू है? देखो, यहाँ बहुत खूब चीज़ें समझने जैसी। इनकम टैक्स के नज़र से सिटीजनशिप को लेके कोई रेलेवेंस नहीं है। यहाँ पे निवासित भारतीय और अनिवासित भारतीय को लेके टैक्स की जिम्मेदारी दी गई है। अगर आप निवासित भारतीय है, भले ही आप इंडिया के सिटीज़न ना हो, तो आपको कोई भी तरीके के आय पे इंडिया में इनकम टैक्स भरना ज़रूरी है, अनिवार्य है। अगर आप अनिवासित भारतीय है तो भारतीय उत्पन्न, भारतीय आय से जो कुछ टैक्स बनता है वो आपको भरना है। तो इसको सिटीजनशिप से कोई वास्ता नहीं है। इसको निवासित अगर भारतीय है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, और हाँ, आपको भरना है टैक्स अगर आप निवासित भारतीय है तो। ओके सर। सर, हम एक हमेशा टर्म सुनते हैं, आईटीआर फाइलिंग। ये एग्जैक्टली क्या होता है? देखिए, हमारे भारतवर्ष में वित्त वर्ष
1 अप्रैल से शुरू होके 31 मार्च तक माना गया है। इस साल का जो लेखा जोखा रहेगा आपके आय का, इनकम का, और इस साल का जो लेखा जोखा रहेगा आपके टैक्स पेमेंट का, इसको कंसोलिडेट समराइज फॉर्म में, डिफाइंड फॉर्म में, मतलब फॉर्म जो आपके लिए लागू है उस फॉर्म में उस फिगर्स को कंसोलिडेट करना, उस फिगर्स को उसमें जोड़ना और फिर वो सरकारी पोर्टल पे दाखिल करने को इनकम टैक्स फाइलिंग कहते हैं। ओके सर। और ये ITR फाइलिंग कौन कौन कर सकता है? क्या ये हर किसी के लिए कंपलसरी है या वॉलेंट्री है? देखो, इनकम टैक्स में पर्सन को डिफाइन किया गया है। यहाँ पे एक व्याख्या है, उस व्याख्या में मेजरली 7 कैटेगरीज हैं। इंडिविजुअल, व्यक्ति, अविभाजित हिंदू परिवार, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तीसरा है फर्म, मतलब पार्टनरशिप। चौथा है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब आपके मंडल, ट्रेड एसोसिएशन। पांचवा है कंपनीज। छठा है म्युनिसिपल बॉडीज़ और सातवां है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये जो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, इसमें तो बाकायदा सब बाकी बचे कुछ आइडेंटिटीज़ आती है, एंटिटीज़ आती है ना। तो इन सातों को इनकम टैक्स रिटर्न सालाना फाइल करने का प्राविधान है। मतलब हर किसी को फाइल करना है, हाँ, जो रूल्स में बैठेंगे। हाँ। बट उन्हें इन 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पक्का। ओके सर। जैसे इन 7 एंटिटीज़ को कैटेगराइज किया गया है, क्या इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार इनकम को भी कैटेगराइज किया गया है या इनकम इनकम ही होता है? नहीं, इनकम को भी 5 श्रेणियों में बांटा गया है। हर व्यक्ति, कंपनी हो, फर्म हो, AOP हो, इसको 5 तरीके के इनकम आते हैं इनकम टैक्स के नज़र से। पहली श्रेणी है इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसको हम लोग पगार कहते हैं, जिसको पगार के साथ साथ हम उसको परक्विजिट्स, अलाउंसेस फ्रॉम एम्प्लॉयर भी कह सकते हैं, तनख्वाह। दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब जहाँ से आपको भाड़ा मिलता है। तीसरा है बिजनेस और प्रोफेशन, व्यापार और व्यवसाय। यहाँ से अगर आपकी कोई आय है तो ये तीसरी श्रेणी में गिनी जाएगी। चौथी है पंजीकृत निवेश, यानी कैपिटल गेन, शेयर्स, गोल्ड, लैंड इन्वेस्टमेंट। इससे अगर कोई आय आती है तो ये इस श्रेणी में आएंगे। फिर आखिर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसको रिसीड्यू भी कहा जाता है, इसको बचा कुचा भी कहा जाता है। अगर आपकी आय बची कुची जो है, जैसे लॉटरी इनकम, गिफ्ट, ब्याज, लाभांश मिलना, डिविडेंड, ये 5वें कैटेगरी में क्वालिफाई होती है। तो ऐसे 5 श्रेणियों में इनकम को कैटेगराइज किया गया है। ओके सर। सर, जब हम ITR रिटर्न की बात करते हैं, रिटर्न फाइलिंग की, तो फाइलिंग के लिए हर किसी को सेम फॉर्म एप्लीकेबल है या नहीं? ओके सर। ये पहले से चले आ रहा है कि फॉर्म कई तरीके के हैं। आज 7 तरीके के फॉर्म को रिकॉग्निशन है, 7 तरीके के फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म के नंबर भी 1 से 7 तक है। फॉर्म नंबर पहला जो है ये व्यक्ति के लिए है, फॉर एन इंडिविजुअल, जिसकी तनख्वाह है, जिसके पास एक घर है, जिसका फैमिली पेंशन है और जिसका अदर सोर्सेज में डिविडेंड और इंटरेस्ट है। इनके लिए ये ITR 1 बना गया है। बट ये 1 सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए, मतलब ये सिर्फ निवासित भारतीयों के लिए। ITR 2 इंडिविजुअल और HUF के लिए बना गया है, जिसकी आय में व्यापार और व्यवसाय का आय नहीं है। All those individuals and HUF who do not have income from business and profession, वो ये ITR 2 भर सकते हैं। ITR 3 वही इंडिविजुअल और HUF भर सकते हैं जिसका इनकम फ्रॉम बिजनेस है। ITR 4 प्रिजम्पटिव इनकम के लिए है। ओके, प्रिजम्पटिव इनकम क्या है? सरकार ने सेक्शन 44AD, सेक्शन 44ADA और सेक्शन 44AE के तहत कहा गया है आपको बुक्स और अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना है, आप इतना टका प्रॉफिट डिक्लेयर कीजिए
और रिटर्न फाइल कर दीजिए। इसको प्रिजम्पटिव टैक्स कहा गया है, ये स्पेशल कैटेगरी है। ये है ITR 4। ITR 5 है फॉर्म AOP और BOI के लिए। ITR 6 है कंपनीज के लिए जो चैरिटी एक्टिविटी नहीं करती है। और आखिरी फॉर्म ITR 7 चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रस्ट हुआ, चैरिटेबल सोसाइटी हुआ या सेक्शन 8 कंपनी हुआ, सेक्शन 8 कंपनी एक्ट के हिसाब से, और सेक्शन 11 एक्टिविटी इनकम टैक्स के हिसाब से, इनके लिए ये फॉर्म 7 बनाया गया है। मोटा मोटा सभी करदाता इन 7 में से कोई एक फॉर्म के लिए एप्लीकेबल तो ज़रूर होता है, कोई दूसरा रेसिडुअल फॉर्म नहीं है। ओके सर हम अब सुन रहे हैं कि इनकम टैक्स फाइल आप ओल्ड रेजिम के हिसाब से कर सकते हो या जो न्यू रेजिम है उसके अकॉर्डिंगली भी कर सकते हो। सर तो इन दोनों रेजिम्स में डिफरेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ टैक्स रेट्स, स्लैब्स, जो टैक्स स्लैब्स में हम फॉल करते हैं, तो वो आप ज़रा उसको प्लीज़ समझा दीजिए। देखिए, पहले एक ही रेजिम रिया करती थी और गवर्नमेंट पॉलिसीज तय करती है कौन से डायरेक्शन में हमें बेनिफिट्स देना है, नहीं देना है, टैक्स परसेंटेज क्या होते हैं, नहीं होते हैं। तो ये जो ओल्ड रेजिम है और न्यू रेजिम है, इसमें दो मुख्यतः भेद माने जाते हैं। पहला भेद है, ओल्ड रेजिम में आपको डिडक्शंस मिलेंगे अगर आप PPF, NSC या मेडिक्लेम ऐसे कोई तरीके का इन्वेस्टमेंट्स या एक्सपेंसेस करते हैं तो। जबकि न्यू रेजिम में ये डिडक्शंस आपको बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है, आप करो तो भी डिडक्शन नहीं मिलेंगे आपको। और दूसरा मुख्यतः भेद है, ओल्ड रेजिम के परसेंटेज ऑफ टैक्सेशन थोड़े हाई है और न्यू के थोड़े लो है। उदाहरण के तौर पर फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए ओल्ड रेजिम के परसेंटेजेस है, अगर आप ओल्ड रेजिम में 2.5 लाख तक कमाते हैं तो 0 टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख तक कमाते हो तो 5% इनकम टैक्स, 5 लाख से 10 लाख कमाते हो तो आपको 20% इनकम टैक्स है, और 10 लाख के ऊपर आपको 30% इनकम टैक्स है। यहाँ पे डिडक्शन ज़रूर मिलेगा आपको अगर आप मेडिक्लेम करते हैं, स्कूल फीस भरते हैं, होम लोन भरते हैं, डोनेशंस करते हैं। तो न्यू स्कीम में रेट में थोड़ी कटौती है बट डिडक्शंस नहीं मिलेंगे आपको। जैसे कि 0 से 3 लाख तक बिल्कुल टैक्स नहीं है, 3 लाख से 7 लाख तक आपको 5% टैक्स है, 7 लाख से 10 लाख तक 10% है, 10 से 12 तक आपको 15% है ना, 15 से ऊपर 30% है और 12 से 15 20% है। तो ये क्रोनोलॉजी आपको रिटर्न फाइल करने के पहले तय करना है। आपको तय करना है कौन सा रेजिम आपके लिए बेनिफिशियल है और आप अकॉर्डिंगली ये दोनों ऑप्शन हैं करदाता के लिए। ओके सर तो मुझे और एक सवाल है, मैंने पहले ओल्ड रेजिम से फाइल किया है, फिर मैं इस साल न्यू रेजिम में आया, तो क्या मैं अगले साल फिर से ओल्ड रेजिम से फाइल कर सकता हूँ? हाँ, अगर आपके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है तो। ओके सर। इनकम एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन है, व्यापार व्यवसाय से कोई उत्पन्न है, तो आपको वापस जाने के लिए आपको ऑडिट करना पड़ेगा। ओके सर। या ऐसे भी प्रोविज़न है आपको रेजिम शिफ्ट करने के लिए कि एक बार आपको इम्यूनिटी दी जा सकेगी, दोबारा आपको ऑडिट करना पड़ेगा अगर आपके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो। वरना आप कभी भी आ जा सकोगे एक रेजिम से दूसरे रेजिम। ओके सर यूजुअली इनकम टैक्स हम समझते हैं या ऐसे एक धारणा है कि जो कमा रहे हैं, जो 18 साल के ऊपर है, उनको ही लागू होती है। तो क्या 18 साल से कम आयु के लोग, बच्चे, क्या उन्हें इनकम टैक्स और ITR फाइलिंग कंपलसरी है अगर उनको कोई इनकम सोर्स रहा तो? इसका उत्तर हाँ भी और नहीं भी है। नहीं फाइल करना इसीलिए अगर उस बच्चे का कोई आय है तो उसकी आय अपने माता या पिता के रिटर्न्स में जुड़ जाती है, तो उनको व्यक्तिशः कोई रिटर्न फाइल करने की जिम्मेदारी नहीं है। बट अगर उस
बच्चे को खुद के हार्डवर्क से, मेहनत से, या उसके स्किल से, या वो फिज़िकली हैंडीकैप है तो कोई आय आती है, तो उसको व्यक्तिशः उसके इनकम टैक्स रिटर्न अलग सा भरने का संविधान है। ओके सर, ये हम जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो बात कर रहे हैं उसकी कोई स्पेसिफिक ड्यू डेट होती है? हाँ हाँ, वित्तीय वर्ष अगर 1 अप्रैल को शुरू होकर 31 मार्च को अगर ख़त्म हो रहा है तो इस साल का लेखा जोखा आपको 31 जुलाई तक दाखिल करना है उस ITR फॉर्म्स के तहत जो आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके सर, और समझिए किसी कारणवश मैं ITR रिटर्न फाइल नहीं कर पाया 31 जुलाई तक, मतलब मैं बीमार हूँ या कुछ भी हो, तो फिर उसे क्या मैं 31 जुलाई के बाद फाइल कर सकता हूँ? इधर समझने वाली बात ये भी है, केवल 31 जुलाई एक तारीख नहीं है जहाँ पे आपको आपके रिटर्न्स फाइल करना है, और एक डेट है जिसको 31 अक्टूबर कहते हैं। वो ड्यू डेट ऑडिट्स वालों के लिए एप्लीकेबल है। तो जो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में है, अगर उनके दिए गए टर्नओवर के हिसाब से अगर वो टैक्स ऑडिट में क्वालिफाई होते हैं तो उनके लिए डेट 31 जुलाई नहीं 31 अक्टूबर है। ये दोनों जन जो 31 जुलाई को रिटर्न फाइल करते हैं और 31 अक्टूबर को फाइल करते हैं, ये दोनों जन बाद में भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जिसको बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। ये बिलेटेड रिटर्न की अवधि 31 दिसंबर तक है। ओके, तो 31 दिसंबर तक मैं बिना पेनल्टी के फाइल कर सकता हूँ? नहीं, ये अच्छा पूछा आपने। बिलेटेड रिटर्न के लिए आपकी पेनल्टी 1000 या 5000 आपके आय के मुताबिक तय होती है। ओके, और ये मैं 31 दिसंबर तक ही कर सकता हूँ, उसके बाद मुझे प्रोविज़न नहीं है? नहीं, उसके बाद प्रोविज़न है जिसको हम कहते हैं ITR-U के तहत। ओके, ये 2 साल तक आप फाइल कर सकते हैं। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, ये आयकर विभाग जो है, आपको आपके आय के ऊपर जो टैक्स आता है उसके ऊपर 25% ज़्यादा पेनल्टी लेगी। 50% ज़्यादा पेनल्टी लेगी अगर आप उस 31 दिसंबर को चूक जाते हैं तो। ओके, तो ये हमें जो पहले 12 महीने में अगर आप करते हो 31 दिसंबर के पश्चात, तो आपकी पेनल्टी रहेगी 25% और उसके बाद करोगे तो पेनल्टी रहेगी 50%। जितना मेरा टैक्स मुझे था उसके ऊपर ये तय किया जाएगा। सर, ये तो सब आपने रूल समझा दिए, तो अगर मैं ITR फाइल करता हूँ तो मुझे उसका कुछ फ़ायदा होता है, कुछ बेनिफिट्स है? हाँ, क्यों नहीं। देखो, ITR फाइल करना ये तो मैंडेट है। ओके, अगर आपकी आय जूनियर रेजिम के हिसाब से 2.5 लाख के ऊपर है और नए रेजिम के हिसाब से 3 लाख के ऊपर है तो ये आपकी जिम्मेदारी भी है। बट ये फाइल्ड डॉक्यूमेंट के और कई फ़ायदे गिने गए हैं। उसमें से मुख्यतः पहला फ़ायदा है कि आप अगर कहीं लोन लेने जाते हो, आपकी क्रेडिट रेटिंग्स, आपके वीज़ा प्रोसेसिंग, आपके सब्सिडी अप्रूवल्स, ये सब इनकम टैक्स फाइलिंग पे तय होते हैं। ओके सर, तो मुझे गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ उठाना है तो ये मुझे मदद करेगा, मुझे लोन्स में ये मदद करेगा। ओके सर, मतलब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा मेरे लिए। हाँ, पक्का। अगर आप जिम्मेदार है रिटर्न फाइल करने के लिए तो आप, हाँ, ये जिम्मेदारी पे और एक चीज़ याद आती है, केवल ये 2.5 और 3 लाख मर्यादा नहीं है। इसके बावजूद इनकम टैक्स ने कहा गया है अगर आपके इलेक्ट्रिक कंजम्पशन एनुअली 1 लाख के ऊपर है, ओके, आपकी आय कितनी भी क्यों ना हो, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अगर आप फॉरेन टूर करते हैं और फॉरेन टूर पे आपका खर्चा 2 लाख से ज़्यादा होता है तो आपकी आय कितनी भी क्यों ना हो, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अगर आपका करंट अकाउंट है, वहाँ पे आप 1 करोड़ से ज़्यादा कोई भी तरीके से जमा करते हो तो आपको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। तो आय के बावजूद ऐसी भी मर्यादाएं हैं जहाँ पे आपको रिटर्न्स फाइल करना अनिवार्य है। तो मुझे तभी रिटर्न फाइल करना है जब मैं टैक्सेबल इनकम में होता हूँ, यहाँ इन दायरों में फंस रहे हो। जो 3 आपने मुझे एग्जाम्पल्स बताए उसमें, हाँ, उसके अलावा फिर वो वॉलंटरी होगा? हाँ जी, पक्का। सर, मेरा और एक सवाल है, ये तो हमें ड्यू डेट्स के बारे में आपने बता दिया फाइलिंग के। समझिए मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया और फिर मुझे
कुछ ऐसे ध्यान में आ गया कि कुछ मिस आउट हो गया है या कुछ गलती हो गई है अननोइंगली, तो क्या मैं रिटर्न फाइल करने के बाद उसमें मॉडिफिकेशन या चेंजेस कर सकता हूँ? क्या वो प्रोविज़न है? हाँ सौरभ, उस कार्य को हम रिवाइज रिटर्न कहते हैं। रिवाइज रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं, उसकी भी मर्यादा 31 दिसंबर तक मानी गई है। आप बिल्कुल रिवाइज कर सकते हैं, उसके लिए आप पे कोई पेनल्टी लागू नहीं होती है। ओके, तो ये रिवाइज रिटर्न फाइलिंग सिर्फ मैं ही इनिशिएट कर सकता हूँ? हाँ, वो सुमो मोटो है, खुद ओके करना है हमें। ओके सर, तो ये और एक चीज़ है कि हम ये सुनते हैं कि आईटी डिपार्टमेंट से किसी को नोटिस आता है अबाउट द रिटर्न फाइलिंग, तो ये नोटिस कौन से रूल्स के तहत भेजते हैं या उसका प्रोसेस क्या होता है? देखो, ये अच्छा पूछा था आपने। अगर 31 मार्च चूक गई मेरी रिवाइज करने के लिए और मेरी कोई आय है जो मैं बता नहीं पाया और डिपार्टमेंट ने भी ऑब्जर्व किया, तो एक नोटिस आती है, नोटिस अंडर सेक्शन 148। तो अगर आपकी आय कम है या चूक गई है और ये अगर डिपार्टमेंट के नज़र आता है, जो सिस्टम जनरेटेड भी हो सकता है, ओके, तो आपको वो एक नोटिस इशू करते हैं जिसको कहते हैं 148। ये 148 के तहत आपको एक पर्याय दिया जाता है कि अगर आप रिवाइज रिटर्न नहीं करें तो 148 के तहत आप सही आय भरकर नया आईटीआर भी भर सकते हैं। ओके, और यही सेक्शन 148 का नोटिस है जो आपको शो कॉज करता है कि आपका इनकम एस्केप हुआ है। तो आप शो कीजिए कि कौन सा इनकम एस्केप हुआ है, रिप्रेजेंट कीजिए और रिवाइज रिटर्न फाइल कीजिए। सर, मैं जब इनकम टैक्स को समझने की कोशिश कर रहा था तो एक टर्म के अक्रॉस में आया था जो है AIS। सर, तो ये AIS क्या होता है? एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आपके लॉगिन पोर्टल पे अवेलेबल है इनकम टैक्स के। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डेटा आता है। वो डेटा क्रंचिंग करके वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं पैन बेस्ड। तो आपका जो पैन नंबर है सौरभ, उस पैन में जो पूरे वित्तीय वर्ष में आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए वो वहाँ कैप्चर होते हैं। शेयर खरीदना बेचना, डिविडेंड, बैंक इंटरेस्ट, FD, मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, ये सब वहाँ कैप्चर होते हैं। और ये AIS जो है, ये इंफॉर्मेशन है 56 एंड अबव अथॉरिटीज़ ने ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। आपका रिटर्न दायर करने के पहले एक बार AIS के साथ रिकनसाइल कीजिए। तो AIS में जो कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्या वो सब आपके रिटर्न्स में कैप्चर हुआ है? सालाना जो आप एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, क्या उसमें कैप्चर हुआ है? वो रिकनसाइल करके रिटर्न फाइल करना एक अच्छी प्रैक्टिस मानी गई है। ओके सर। तो AIS एक काफ़ी कारगर औजार माना गया है रिटर्न फाइल करने के पहले ज़माने में ये सब नहीं रहा करता था। और ये AIS ही है जो गवर्नमेंट को डेटा माइनिंग, डेटा कंपैरिजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्लाई करके हर SSE, हर टैक्स पेयर को जज गेज करती है, क्या वो स्क्रूटनी के लिए एलिजिबल है, कुछ इनकम मिस आउट हुआ है। तो ये ऐसे दोनों के लिए कारगर औजार माना गया है। सर, क्या ये हो सकता है कि AIS में कोई इन्फॉर्मेशन गलती से मेरे नाम पे मैप हो गई हो? हाँ बिल्कुल। ये तो फिर मैं उसे कैसे एड्रेस करूँ? क्योंकि अगर कोई इनकम या एसेट मेरा है ही नहीं, तो फिर मैं उसे कैसे अनमैप करवाऊँ या कैसे क्लैरिटी दूँ? ये रिजोल्यूशंस यहाँ इसके काफ़ी अच्छे हैं, ये दिए गए हैं। एक तो वहाँ पे आप AIS करोगे, वहाँ पे आपको टैब अवेलेबल रहेगा, ऑप्शनल और मैंडेट, आपको रिप्लाई देना है। अगर दिस डज नॉट बिलोंग टू माई पैन, दिस इज़ रॉन्गली मैप टू माई पैन, इट इज़ अ डुप्लीकेट एंट्री, ऐसे ड्रॉप डाउन्स रेडीली अवेलेबल है। ओके। तो आप AIS में जाके उस इंफॉर्मेशन के टैब को ऑन करके AIS में आप ऐसे रिप्लाई दे सकते हैं। आपके पास दूसरा सोल्यूशन रिजोल्यूशन है कि आपके रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शनल AO को लेटर लिख सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन रॉन्गली कैप्चर है। और कल अगर आपको कोई उसको लेकर क्वेरी आती है
तो आप उस क्वेरी को भी रिप्लाई करके ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके सर। सर और एक टर्म जब हम टैक्सेस की बात करते हैं तो आता है स्पेशली फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़ कि फॉर्म 16। तो क्या अगर मेरे पास फॉर्म 16 है तो इज़ इट ओके इफ़ आई डोंट डू फाइलिंग? ये बहुत लोगों की गैरसमझी है कि फॉर्म 16 ही टैक्स की जिम्मेदारी से मुक्त होने का साधन है। ये गलत फहमियाँ हैं। ये जो फॉर्म 16 है ये एक सर्टिफिकेट है जो कहता है कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको इतना पगार दिया है सालाना, इतना टैक्स काटा है। वो तो उसकी जिम्मेदारी थी आपका टैक्स काट के आपके पैन पे जमा करना। आपकी जिम्मेदारी है उस रिटर्न को फाइल करना जहाँ पे उस फिगर्स को कैप्चर करे, इनकम फ्रॉम सैलरी, टीडीएस फ्रॉम सैलरी। और रिटर्न फाइल करने से आपको मुक्ति नहीं है। फॉर्म 16 आपको रिलीव नहीं करता है आपके जिम्मेदारियों से। अगर मैं टैक्सेबल इनकम में हूँ तो फॉर्म 16 के होने के बावजूद मुझे आईटीआर फाइल करना है? हाँ, ज़रूरी है। आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है क्योंकि आपके और भी कोई आय होंगे जो उस आईटीआर में कैप्चर हो सकते हैं। सर फॉर्म 16 की तरह ही फॉर्म 16A भी एक मैंने सुना है, तो वो फॉर्म 16A क्या होता है? देखिए, फॉर्म 16 भी एक सर्टिफिकेट है जो कहता है कि हम इनकम टैक्स आपके पैन पे काट रहे हैं और सरकारी जमा कर रहे हैं। तो फॉर्म 16 क्या है? एम्प्लॉयर ने अगर टैक्स काटा है तो सैलरी डिटेल के साथ वो टैक्स डिटेल का सर्टिफिकेट है फॉर्म 16। ये दिया जाता है एम्प्लॉय को। उसी तरीके से इनकम टैक्स में अगर आप भाड़ा लेते हैं तो भाड़ा देने वाला भी टैक्स काटता है। अगर आप ब्याज लेते हैं तो ब्याज देने वाली बैंक भी टैक्स काटती है। अगर आप डिविडेंड लेते हो तो डिविडेंड देने वाली कंपनियां भी टैक्स काटती है। अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर करते हो तो प्रोफेशनल सर्विस रिसिपिएंट भी आपको टैक्स काट के पेमेंट करते हैं। तो ये जो पगार छोड़कर टैक्स काटने वाले हैं, ये अगर टैक्स काटने का कोई प्रूफ आपको देते हैं वो है फॉर्म 16A। तो फॉर्म 16 की तरह फॉर्म 16A भी एक सर्टिफिकेट है। टैक्स काटने वाला उसको ये टैक्स सर्टिफिकेट देता है जिसका टैक्स कटा जाता है, और ये आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। ओके सर, तो फॉर्म 16 और फॉर्म 16A हेल्पिंग डॉक्यूमेंट्स है? यस, एंड दे आर सर्टिफिकेट्स। वो एक सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है कि आपका इतना कर कट चुका है। ओके सर, अब फॉर्म 16 और फॉर्म 16A पे तो काफ़ी क्लैरिटी आ गई है मुझे तो एटलीस्ट। सर थैंक यू सो मच, आपने आपका वक्त निकाला और हमें इनकम टैक्स को इतनी सरलता से समझाया। थैंक यू वंस अगेन सर। धन्यवाद।